ओके बच्चों, सो मूविंग ऑन, अगला टॉपिक जो हमको समझना है, आज बहुत नए नए टर्म समझ में आ रहे हैं, तो ये भी एक नया टर्म आपने समझना है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉस से रिलेटेड है ना, समझ में आ रहा है। सो बहुत सिंपल भाषा में अगर बोलें कि गॉसियन सरफेस क्या होता है, तो गॉसियन सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिसके ऊपर आप गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई कर लेते हो, इसीलिए आप उसको बुलाते हो गॉसियन सरफेस। लेकिन गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए उस सरफेस के पास दो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, है ना। क्या है वो दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो एक गॉसियन सरफेस पे होनी ही चाहिए? उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इट मस्ट बी ए क्लोज्ड सरफेस। ऊपर आपको समझाया था क्लोज्ड और ओपन, तो वो क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है कि उसका जो EFI की वैल्यू है, वेक्टर EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होना चाहिए। यानी मान लो अगर ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस है और इसके तुम अलग अलग पॉइंट्स ले लो, मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये एक और पॉइंट ले लिया C, यहाँ कहीं पॉइंट ले लिया D, तो ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है EFI की, वही B पर भी होगी, वही C, वही D, यानी कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो, EFI E की वैल्यू जो है, वेक्टर E की वैल्यू इस पूरे सरफेस पर बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसलिए आप इसको बुलाते हो तो द वैल्यू ऑफ EFI ओवर द होल सरफेस एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस इज अ कांस्टेंट। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ अगर किसी सरफेस ने सेटिस्फाई कर दी, अगर ये दोनों चीज़ें उसमें हैं, तो आप उसके ऊपर गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, और इसीलिए आप उसको क्या बुलाते हो? गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए मेन हीरो जो है चैप्टर का, गॉस थ्योरम, जिसके साथ पूरी बात शुरू की थी, तो ये क्या है? गॉस थ्योरम बहुत सिंपल, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क का आता है। लेकिन अगर इसको अगले टॉपिक के साथ जो आगे करेंगे उसके साथ जोड़ देते हैं, कूलम्स लॉ वाले के साथ, तो ये फिर 4 मार्क का क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से समझ लेना है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझ आ रहा है, थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, ये तो समझ आ गया कि क्लोज्ड सरफेस है और उस पे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी क्या पास हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। कैसे जानी चाहिए? नॉर्मली जानी चाहिए, बढ़िया। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस कितना है? ये इज 1/ε0 टाइम्स, एप्सिलॉन याद है, परमिटिविटी इन एयर या वैक्यूम, 1/ε0 टाइम्स द total charge Q enclosed by that closed surface। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर Q चार्ज होगा, तभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे। तो ये बोल रहा है कि अगर इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज Q बैठा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको इस सरफेस पर मिलेगा, उसकी वैल्यू आएगी 1/ε0 टाइम्स Q, यानी सिंपल भाषा में बोले तो Q डिवाइडेड बाई ε0। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए आप इसको भूलिए, तो ये हिस्सा नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो ये बोलता है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई ε0। ये गॉस थ्योरम बोलता है। लेकिन अभी हमने पढ़ा ऊपर डेफिनेशन, मैंने आपको बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फ्लक्स की डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड सरफेस S, इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड सरफेस S ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। ये तो फाई की डेफिनेशन है, तो यहाँ मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है और साथ में ये गॉस थ्योरम भी लिख दिया है। सो ये बन जाएगा आपका गॉस थ्योरम का इक्वेशन। अब इसको प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस डायग्राम को समझिए। कंसिडर ए स्फीयर, ये स्फीयर आपने लिया, ठीक है, उस स्फीयर का सेंटर O है, उसका रेडियस R है। ठीक है, आपको थोड़ा आसानी से समझाने के लिए चलो इस संतरे का यूज़ करते हैं, है ना। सो ये जो संतरा है, ये मान लो स्फीयर है,
ठीक है, बहुत अच्छा स्फीयर तो नहीं है लेकिन चलिए काम चला हो जाएगा। अब इसके अंदर, अब अंदर तो कैसे आपको खोल के दिखाऊं, लेकिन मान लो इसके जो अंदर बिल्कुल इसका जो सेंटर है वहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज रखा हुआ है? प्लस क्यू। ठीक है, और इसका रेडियस यानी वहाँ चार्ज से लेकर के यहाँ इसके सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? आर। सेंटर को हम नाम दे रहे हैं ओ। अब आप देखो ये पी क्या है। सबसे पहले इस पूरे सरफेस पर कहीं पर भी अपनी मर्जी से एक पॉइंट कंसिडर कर लो पी, कहीं पर भी। तो मान लो मैंने यहाँ पर ये कंसिडर किया कि ये पॉइंट क्या है? पी। ठीक है, ये बन गया मेरा पी पॉइंट। अब इस पॉइंट पी के आसपास ये देखो ds, कुछ याद आ रहा है क्या? ये है छोटा सा एरिया, एरिया एलिमेंट। तो ये आपने इसके आसपास एक छोटा सा, ये देखो, ये एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लिया। अब आपको मेरी ट्रिक, फिजिक्स की ट्रिक समझ में आ रही है? पूरे पर नहीं निकालेंगे एक साथ, एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, उस पॉइंट के आसपास एक छोटा सा एरिया निकालेंगे, उस एरिया पर सॉल्व करेंगे और फिर इस पूरे सरफेस पर निकाल देंगे। ठीक है, सो ये जो एरिया हमने कंसिडर किया है ये कौन, कितना है इसका एरिया? ds। ये छोटा वाला है ना, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये आ गया ds। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो नॉर्मल निकालना है। तो मैंने आपसे बहुत सिंपल भाषा में बोला था कि उस एरिया से परपेंडिकुलर रखो पेन को, ऐसे दिख रहा है। तो ये जो पेन की डायरेक्शन है ये बन जाएगा नॉर्मल। तो ये जो लाइन है ये मैंने ये बनाई है, ये देखो, ये नेचुरली ये लाइन जो है अगर मैं इसको अंदर तक ले जाऊं तो ये सेंटर पर जा कर के मिलेगी ना कहीं, तो वो अंदर तक जा कर के ये सेंटर पर मिल जाती है। ठीक है, सो ये वाली लाइन है, ये नॉर्मल भी है, अभी बताया आपको, इसीलिए वेक्टर ds भी इसी पर काम करेगा, है ना। और इसी लाइन पर, क्योंकि वो सेंटर के चार्ज से जोड़ती हुई आगे जा रही है, EFI भी इसी लाइन पर आएगा। अब याद करो EFI हम कैसे बनाते थे? एक चार्ज और जहाँ वो लग रहा है EFI निकालने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से यहाँ सीधी लाइन बनाते थे, ये बोलते थे ये EFI की लाइन है। चार्ज यहाँ है ना, ये चार्ज आ गया क्यों, ये वो पॉइंट आ गया, तो EFI उसी लाइन पर आएगी। तो कमाल की बात यहाँ पर ये समझ में आती है कि वेक्टर ds और वेक्टर E दोनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं, जिसके कारण दोनों के बीच का एंगल, शाबाश, कितना हो जाएगा? एंगल आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा यानी कॉस 0, बोलिए, इज इक्वल टू 1। तो ये छोटी सी बात आपने याद रखनी है।